हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले हैं स्टडी जीके की चौथी क्लास। आज अपन देखने वाले, इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास संपूर्ण रूप से आपको करवाई है। आप जरूर से ज़रूर देख लेना साथियों। मैं क्या करा रहा हूँ, मैं आपको 45 टॉपिक है स्टडी जीके के आधार पर, जहाँ से आपकी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह मैं करा रहा हूँ साथियों। और आप देख भी सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक कुल होकर 45 टॉपिक हो जाएंगे साथियों, जो मैं आपको सब कुछ आपको मैराथन के आधार पर करा रहा हूँ साथियों। यदि आपको स्टडी जीके की पीडीएफ चाहिए, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। जो आप ये सारा कुछ आप एक बार देख सकते हो, जिसमें कुल 45 टॉपिक हो जाएंगे, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और आप ये देख सकते हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सारे के सारे और सारे के सारे इंपोर्टेंट देखने को मिलते हैं साथियों, जो अपनी इस प्रकार से पीडीएफ होती हैं साथियों। मैंने आपको कुल अगर 3 वीडियो सब कुछ आपको कराया, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, जिसमें आपके 3 आपके वीडियो हो जाएंगे। आज अपन इससे वगैरह आगे वगैरह देखने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी है ना, उनको ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं देने को मिलेगा साथियों। इतना मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये बड़ी शानदार पीडीएफ है, एक बार जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना साथियों। और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा साथियों। आज का टॉपिक हो जाएगा प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उसके उपयोग के कार्य हो जाएंगे साथियों, जहाँ से आपके साइंस के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। सब कुछ लाया हूँ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और पैसे वगैरह सारा कुछ का लेन देन कर सकते हो साथियों। ठीक है ना। अब अपन देखने वाले आपका यहाँ से वगैरह इस टॉपिक के आधार पर आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है, फिर अपन वगैरह अच्छी तरह से समझेंगे साथियों। आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे यह लिखा गया अल्टीमीटर, और इसका प्रयोग क्या होता है, ऊंचाई मापने के यंत्र में किया जाता है। जैसे अपने हो जाएगा विमान में किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ से अगर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तब राइट क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर हो जाएगा। यानी कि आपको मापन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कौन सा यंत्र किस यूज में किया जाता है, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। और साथ साथ में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, समझ लेना। यहाँ से आपका 100% एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक तो 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा साथियों। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए। अब देते हैं अल्टीमीटर। इनका कार्य क्या होता है, ऊंचाई के मापने का यंत्र होता है, और ये विमानों में यूज किया जाता है। जो आप देख सकते हो, ऊंचे ऊंचे विमान चलते हैं, उनकी ऊंचाई मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर अपन को यह पता चलता है कि विमान अपने कितने अपने धरातल से ऊपर है साथियों। इसी के आधार पर अपन को पता चलता है। आगे देते हैं एनीमोमीटर, और इसे वायु के बल तथा उनकी गति को मापन के रूप में किया जाता है, यानी कि उसकी वायु की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं ऑडियोमीटर, और इसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोमीटर हो जाएगा। आपके तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। और ध्यान से अच्छी तरह सुनना और लिख दो, जरूर से जरूर लेना साथियों। ठीक है ना। अब देते हैं एरोमीटर, और इसका प्रयोग वायु और गैस की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, घनत्व होता है ना, उसको मापने के लिए किया जाता है। जैसे वायु और गैस की दोनों को मिश्रण के रूप में, घनत्व के रूप में मापा जाता है। आगे चलते हैं एडोमीटर, और इसका प्रयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आप ध्यान से सुनिए और समझिए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देते हैं एल्यूमीटर, और इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के द्वितीय सेल के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एटी, एक क्राप गन। ये गोलाकार मारकर
हवाई जहाज को गिराने में यूज किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो ये हवाई जहाज का क्या हो जाएगा, तोप हो जाएगा। किसी के दूसरे विमान को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं। ऑडियो फोन, और इसका प्रयोग सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, सुनने की मशीन भी कहते हैं साथियों। ठीक है ना। आप जब मोबाइल का यूज करते हैं ना, जो आवाज़ को दूसरों की सुनाई देती है ना, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, ऑडियो फोन हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। आपके तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेते हैं बोरोग्राफ, और यह वायुमंडल के दबाव में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता है 1 इंच जो है ना, वहाँ पे भी वायु का दबाव होता है, और उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है साथियों। आगे चलते हैं। बेरोमीटर, और इसका प्रयोग वायु के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। बाइंडोक्यूलर, और इसका प्रयोग दूर की वस्तु को देखने में काम में किया जाता है। जो आप देख सकते हो दूरबीनी, तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके अपने उपकरण के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। जो दूर की चीज़ है ना, उसको अच्छी तरह से देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने हो जाएगा मोबाइल का कैमरा हो जाएगा ना, जैसे आप जूम करते हैं ना, तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसी का तो प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कैलीपर्स, और इसका प्रयोग गोलाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। किलोमीटर, और यह उपकरण ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कार्बोरेटर, और इसके अंतर्गत पेट्रोल इंजन में हवा के मिश्रण के बारे में जानकारी मिलती है। जो अपने वाहनों में होता है, जो क्या होता है, कार्बोरेटर होता है साथियों। आपने तो सुना होगा सर ये कार्बोरेटर खराब हो गया, तो यही तो होता है, कार्बोरेटर होता है। आगे चलते हैं। सिनेमेटोग्राफ, और ये छोटी छोटी फिल्में होती है ना, उसमें ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें यह इनका प्रयोग किया जाता है साथियों, जो आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब लेते हैं कंप्यूटर, और इसका प्रयोग विद्युत धारा की दिशा में जानकारी लिए किया जाता है। साइट्रॉन, ये कृत्रिम मौसम में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डायमोमीटर, और यह विद्युत शक्ति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेटाफोन, और इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर, और यह समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक बार मेरा गलत हुआ था ना, आपका गलत मत होना, क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हुए थे साथियों। इस कारण मैं कई बार अगर रह चुका हूँ साथियों, और आप अगर मत रहना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग का किया जाता है साथियों। ठीक है ना। आपके तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। गाइडर मूलर काउंटर, और इसका प्रयोग रेडियो विकिरण की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर, और इसका प्रयोग पानी की सतह के ऊपर तेल के उपकरण का इनका ज्ञात किया जाता है। आप देख सकते हो पानी होता ना, उसके ऊपर जब तेल की बूंदें गिर जाती है, तो यह इसके यंत्र में किया जाता है। यानी कि पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी। आगे चलते हैं। गाइरोस्कोप, और इसका प्रयोग घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी घूमती हुई गति होती है, उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, और इसका प्रयोग द्रव की अपेक्षा की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोफोन, और इसका प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और हाइड्रोस्कोप, और इसका प्रयोग वायुमंडल आर्द्र परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कीमोग्राफर, और यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि की शारीरिक गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पूछा जाता है। लेटोमीटर, यह अपने दूध की स्वतंत्रता, यानी कि दूध की कितनी शुद्धता होती है, उनको मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। दाब मीटर, और इसका प्रयोग गैस की दाब को मापने के लिए किया जाता है। मैग्नीमीटर, और यह वायु की गति के अंदर ध्वनि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। चुंबकीय मापी, और यह वितरण चुंबकीय आतुन तथा चुंबकीय क्षेत्र की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। माइक्रोफोन, और यह ध्वनि की तरंगों को परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया
जाता है। ओडोमीटर, और ये मोटर गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, और इसका प्रयोग समुद्र के अंदर पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के दबाव के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो समुद्र में अपने होती बड़ी बड़ी पनडुब्बी होती है और उसके अंदर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं ना, उसके दबाव को, उनकी हलचल को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। पायरोमीटर, और यह उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने हो जाएगा सूर्य का ताप हो जाएगा, जो किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है। आगे चलते हैं। पॉलीग्राफ, और यह झूठ बोलने के लिए मशीन होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ हो जाएगा साथी। और ज़्यादातर ये अपने अगर जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उस पर यह प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले अपने कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है संविधान के आधार पर। आगे चलते हैं। रडार, ये सभी लोगों को पता है, ये रेडियो तरंगों को पास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। रेडिएटर, और यह गाड़ी के अंदर इंजन को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। रेडियोमीटर, और यह विकिरण ऊर्जा को तीव्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भूकंप की तरंगें होती है ना, उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो अपने 3 ही प्रकार की होती है। जब मैं आपको अगर वर्ल्ड जियोग्राफी कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको भूकंप के बारे में सब कुछ आपको करा दूंगा। आंतरिक संरचना है वो भी मैं आपको करा दूंगा। आगे चलते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है सीस्मोग्राफर का किया जाता है। ठीक है ना, भूकंप की तरंग को मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, और यह विभिन्न रंगों की तरंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, और इसका प्रयोग मोटर की गाड़ी को गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिस्मोमोनोमीटर, और इसका प्रयोग मानव की धमनी को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि उनके रक्त दबाव के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर, और इसका प्रयोग एसी के अंदर कम दबाव और अधिक दबाव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। लेटीमीटर, और इसका प्रयोग भौतिक घटनाओं की रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेकियोमीटर, और इसका प्रयोग समय दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टर, और यह प्रयोग किसी भी संकेत को ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक यंत्र, और ये मस्तिष्क के अंदर को जितने भी हलचल होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। एक्चुमीटर, और इसका प्रयोग दरों के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और विक्रोमीटर, और इसका प्रयोग दरों की संगणना को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यही क्वेश्चन है जो आपके यंत्र के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, सारे के सारे इंपोर्टेंट हो जाएंगे साथियों। अब अपन देखने वाले हैं विज्ञान की जो भी अपनी शाखा होती है, जो अपनी कौन सी अपनी विषय से संबंधित हो जाएंगी, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है मधुमक्खी का पालन करने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे खगोल के पिंड को अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? एडोमार्फिक कहलाता है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हड्डियों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? पक्षी के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? कीड़ों के पतंग को क्या कहते हैं? इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक तो क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा साथियों। ठीक है ना, एक एक करके देख रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं साथियों। यदि मेरी कुछ लैंग्वेज में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट कर देना साथियों। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसके अध्ययन को कहते हैं अर्बोरिकल्चर कहते हैं। यानी कि कोई नया अगर पौधा अगर यदि को बनाना है ना, उसको क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर कहते हैं। पुरातात्विक संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी कहते हैं। अस्थि उपक्रम का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्थोपीडियम कहते हैं। पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच में पारंपरिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं। कीट व पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोमोलॉजी कहते हैं। यह ध्वनि के संबंध के विज्ञान को क्या कहते हैं? यह कहते हैं एटोसिस्मिक कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं।
शिलालेख के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। वायुयान के संबंध के शाखा को क्या कहते हैं? यह कहते हैं एरोनोटेक्सी कहते हैं। खगोल पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनो कहते हैं। यानी कि आपके जो भविष्य अगर बता दें ना, बाबा पंडित लोग बता दें आपका ग्रह, यानी कि आपके ऊपर शनि लगा हुआ है, आपके सर के ऊपर अगर राहु बैठा है, जो क्या कहते हैं? एस्ट्रोनो कहते हैं साथियों। दोस्तों आप ये जरूर से जरूर बताना कि आप अगर इस भविष्यवाणी को मानते हो या नहीं मानते हो, ये जरूर से जरूर आप बता देना साथियों, ठीक है ना। अब चलते आगे। अब देखते हैं व्यायाम के संबंध में जितने भी शाखाएं होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये सारे के सारे एक ही हो जाएंगे और इसे कहते हैं एडोबेनिस कहते हैं साथियों। यानी कि ये ज़्यादा वो टाइप हो गया है। आगे चलते हैं। कीट और पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं केटोमोलॉजी कहते हैं। पुष्प के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं एथोलॉजी कहते हैं। और अंतरिक्ष यान के संबंध की शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोटेक्स कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं आर्थियोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। दांत और मसूड़े के अध्ययन को कहते हैं ओडोलॉजी कहते हैं। और प्रकाश के गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टोनी कहते हैं साथी। इसी प्रकार से आपके पूछे जाते हैं, आगे भी होंगे साथियों, ये पढ़े आपके सामने जहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पक्षियों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। जैतून के कृषि के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं बोलियो कल्चर कहते हैं। सब्जी की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं? यह कहते हैं ओलिकल्चर कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं ओस्टियोलॉजी कहते हैं। स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। हृदय की रचना तथा रुद्र की विधि के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं कार्डियोलॉजी कहते हैं। रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपयोग किया जाता है और उसे कहते हैं कीमोथेरेपी कहते हैं। मनुष्य की सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं केलोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कोमोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के जन्म और उनके विकास के अध्ययन को कहते हैं कोमोलॉजी कहते हैं। निम्न ताप पर वस्तु के गुण और उनके परिघटन के अध्ययन को कहते हैं क्रियोजोनिक कहते हैं। और जीव में वंशानुक्रम की पीढ़ी दर पीढ़ी के अध्ययन को कहते हैं जेनेस्टन कहते हैं। घनन एवं संपन्न के संबंध को कहते हैं स्टोबोलिज कहते हैं। पुराने शिकन के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिशन कहते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ और भी शाखाएं हैं जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जो आपका पूछा भी जाता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लेना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। जैसे आपका हो जाएगा फलों की कृषि को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं और ये सारे के कुछ आपको पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगी साथियों। एक बार जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना, आपका भविष्य 100% से आपका अगर सफल होगा साथियों। जो भी आपका सपना है ना, वह आपको हिस्ट्री जीके के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 45 टॉपिक आपको करवाया है और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं। ये बड़ी कुछ शाखा है जो देख भी सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ करवाया, आप देख भी सकते हो। अब देखते हैं प्रमुख जंतु और उनके बच्चों के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। जैसे हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं। आपके तो ऐसे ही कभी कभार तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सब कुछ लाया हूँ साथियों, ठीक है ना। सब कुछ मैं आपको लाया हूँ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। जैसे आपसे पूछा जाए कि भालू के बच्चे को क्या कहते हैं, यह कहते हैं पशु शासक कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चिड़िया के पक्षी को क्या कहते हैं, यानी कि छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, यह कहते हैं चूजा कहते हैं। और भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, कमला कहते हैं या पयूपा कहते हैं। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं साथियों। ज़्यादातर अपन क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। और गधे के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। इसी प्रकार से ज़्यादातर बच्चा कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली का बच्चा भी कहते हैं या बिलोटा कहते हैं साथियों। और हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, फौन कहते हैं या हिरण का बच्चा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं साथियों। सभी लोगों को पता है। लेकिन बत्तख के बच्चे को क्या कहते हैं, बत्तख का बच्चा कहते हैं। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, यह
यहाँ पे लिखा होना चाहिए हाथी का बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है, देख लेना। अब देखते हैं मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं। यह कहते हैं मेंढक का भीन कीट कहते हैं। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, ये मेमना भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं। और घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, ये है बछेड़ा या बछेड़ी कहते हैं। कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, कंगारू बच्चा कहते हैं। बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं, बंदर का बच्चा कहते हैं। उसी प्रकार से आपको देख सकते हैं, जैसे ये मेमना, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। क्या पता आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सके। एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है साथियों, ठीक है ना, कभी भी ऐसा अगर पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप यदि गांव है ना, वहाँ पे आप अगर पहली बार आप कलेक्टर बन गए हो, यानी कि आईएएस अधिकारी बन गए हो, तो आप उस गांव में पहले इंसान हो जाएंगे साथियों। उसी प्रकार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, क्या क्या पहला है, सब कुछ वो देखने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते क्वेश्चन वही मैं लाया हूँ साथियों। जैसे आपका हो जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन सा हो जाएगा, यूरिन गागरिन हो जाएगा। सभी लोगों को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपकरण किस देश ने भेजा था, तो अपने रूस ने भेजा था, यानी कि रशिया ने भेजा था, यानी कि सोवियत राष्ट्र संघ ने भेजा था साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉन कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा लाइका हो जाएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जितने भी आपकी महिला है ना, प्रथम हो जाए ना, उनको जरूर से जरूर याद करके जाना साथियों, क्योंकि महिलाओं के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका नाम हो जाएगा वेलेटिना तेरेस्कोवा। नाम भी बड़ा अजीब है साथियों, यदि हिंदुस्तानी नाम होता तो बड़ा शानदार होता ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब लेते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अपना भारतीय कौन सा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो राकेश शर्मा, कैसा नाम, बड़ा अच्छा है साथियों। लेकिन आप ये देख सकते हो पहली महिला, नाम भी बड़ा अटपटा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा हो जाएगा, और ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला कौन सा हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएगा। और चंद्रमा पर जाने वाला पहला हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला अपना देश कौन सा हो जाएगा, यानी पहला देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाला कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा पर जाने वाला कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला अपना देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। मंगल ग्रह हो जाएगा, जिसे कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आईएएस अधिकारी बनना है, तब आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। और इसी लक्ष्य के आधार पर अपने यह भारत ने भेजा था साथियों, ठीक है ना। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अपना अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह हो जाएगा लूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अपना यान कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा आइकिन प्रथम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा ईगल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, चालक युक्त आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। और पहला अपना अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा, जो मंगल ग्रह पर पहुंचा था, और वह हो जाएगा आइगल हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। ध्यान से शब्दों को अच्छी तरह से समझना। आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कौन सा हो जाएगा, ये अपोलो 11 हो जाएगा, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस स्टल कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा कोलंबिया हो जाएगा। और सबसे अधिक कम अंतरिक्ष यात्री कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगा कालीजी हेलनिज हो जाएगी। नाम ही बड़ा अजीब है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी ग्रेमान तितोव हो जाएगी। नाम भी बड़ा अजीब है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला टीचर कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, आप ये देख सकते हो, ये इनका नाम हो जाएगा, अजीब सा नाम है। अब चलते हैं आगे।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अपनी महिला यानी कि अमेरिका महिला कौन सी हो जाएगी, यानी कि प्रथम अपनी अमेरिका महिला कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी शेली आइल्ड हो जाएगी। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी, यानी कि घूमने के लिए जाने वाली कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी आपके सामने पड़ी है। आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय महिला कौन सी हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये सबको पता होना चाहिए, ये कल्पना चावला हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली यात्री कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी वेलेरी हो जाएगी साथियों, जो अपने अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली यही हो जाती है। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी कर्नल व्लादिमीर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष यान की बाहर निकलने वाला पहला अपना यात्री कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, आपके सामने पड़ा है, जो कहाँ का हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरिक्ष के आधार पर पूछे जाते हैं। यदि आए ना क्वेश्चन, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों, इतनी मेरी कोशिश है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मापन अपन देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए साथियों। जैसे आप देख सकते हो, 1 गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है। जैसे अपने 1 फोगोल में कितने गज होते हैं, ये 220 गज होते हैं। इसी प्रकार के आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, आप देख भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। एक बार आप है ना नज़र मार लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सके, ठीक है ना। इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, समझाने वाली कोई भी बात नहीं है, देख लेना। और भी है, आप देख सकते हो कि आप कितने होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 1 बिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अपना पता नहीं कब होगा 1 मिलियन अपना हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। कब होगा अपने होगा सब्सक्राइबर है ना 1 मिलियन, पता नहीं कब हो जाएंगे साथियों। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह से आपको पूरी तरह से मदद करूं। जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, एसएस के जितने भी है ना, वो मैं सब कुछ आपको करा दूँ, इतनी मेरी कोशिश रहती है। और आप जल्दी से जल्दी आप 1 बिलियन जरूर से ज़रूर कर देना साथियों। बिल्कुल नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मेरे को पता है हो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर से ज़रूर होगा। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए साथियों, ठीक है ना। जैसे बाहुबली का साथ दिया था कटप्पा ने, वैसा मत करना साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये रहा, कुछ और भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं भारत के बांध व उनकी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ना, सब कुछ अगर देखने वाले हैं। जैसे अपन देखते हैं इडुक्की परियोजना, ये कहाँ पे है, ये अपने नदी हो जाएगी, पेरिया नदी हो जाएगी, जो अपने केरल में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। कौन सी परियोजना पर कौन सी अपनी नदी है और वो कहाँ पे स्थापित है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी ना सब कुछ आपको करा दिया है। पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं उकारी परियोजना, और ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है और ये गुजरात में हो जाएगा साथियों। अब आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे आपका पूछा जाता है उकारी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया है। उकारी परियोजना कौन सी अपने राज्य में हो जाएगी, गुजरात राज्य में हो जाएगी साथियों। ऐसे आपकी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे अगर आपका तीसरा प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तीसरा वाला हो जाएगा तो मिलान वाला हो जाएगा साथियों, चौथा वाला हो जाएगा तो कोड वाला हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको यही आपको लाइन याद रखनी है, तब जाके आपके चारों के चारों आप क्वेश्चन है ना बिल्कुल सही और सत्य एकदम अगर मजबूत के तहत आप अगर सही कर सकते हो। सलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अकारपाड़ा परियोजना, और ये ताप्ती नदी पर स्थापित है, जो अपने गुजरात में है। आगे चलते हैं, कोल डैम परियोजना, जो अपने सतलज नदी पर बना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे खूबसूरत जगह यही देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश। मेरा ख्वाब है मैं अगर उत्तर भारत की शेयर करूं साथियों, ठीक है ना। कभी आप जाना तो बताना जरूर, ठीक है ना। कुछ अगर 50-50 कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं गंगा सागर परियोजना, जो अपने चंबल नदी पर बना हुआ है, जो अपने एमपी में हो जाएगा साथियों। और ज़्यादातर बच्चे आपके एमपी से भी वीडियो देखते हैं। अब देखते हैं जवाहर सागर परियोजना, चंबल नदी पर स्थापित है, जो राजस्थान में, अपना राजस्थान में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जायका बाड़ी परियोजना, जो गोदावरी नदी पर स्थापित है, जो महाराष्ट्र में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, टिहरी बांध परियोजना, जो भागीरथी नदी पर स्थापित है, जो उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। सबसे खूबसूरत और
भगवानों की देवी कौन सी हो जाएगी, ये उत्तराखंड हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं। तेलिया परियोजना बराकर नदी पर स्थापित है, जो झारखंड में स्थित है साथियों। आगे चलते हैं। तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर स्थापित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम हो जाएगी। कहाँ पे स्थापित है, जम्मू कश्मीर में, ना कि लद्दाख में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, ध्यान से समझना साथियों, दोनों पास पास में पड़ोसी है, आप अगर भ्रमित हो सकते हो। आगे चलते हैं। दुर्गा वेच परियोजना, और ये दामोदर नदी पर स्थापित है, जो वेस्ट बंगाल में स्थापित है। और ज़्यादातर बच्चे अपने यहाँ से भी अपना वीडियो देखते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। डोलहस्ती परियोजना जो अपने चंबल नदी पर स्थापित है, यानी कि चिनाब नदी पर स्थापित है साथियों। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देख लेना। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, डोलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थापित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है। वैसे भी मैंने आपको जितनी भारत की नदियाँ हैं ना, सब कुछ A to Z अच्छी तरह से मैप के आधार पर सब कुछ आपको करवाया है। ध्यान से सुनना, सब कुछ करवाया है, और ऐसा करने ना आपको यूट्यूब नहीं मिलने वाला साथियों। आगे चलते हैं कि नागरपुरी शक्ति ग्रह परियोजना जो अपने कोराडी नदी पर स्थापित है, जो महाराष्ट्र में हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नागा अर्जुन परियोजना जो अपनी कृष्णा नदी पर स्थापित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है, जैसे आप देख सकते हो नागा अर्जुन, इसमें शब्द आगे अर्जुन, और अर्जुन का दोस्त कौन सा हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है, और यहाँ से भी आपके वीडियो देखते हैं साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नाथपा झाकरी परियोजना जो अपने सतल नदी पर स्थापित है, जो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं परचेत बांध जो अपने दामोदर नदी पर स्थापित है, जो झारखंड में हो जाएगा। यहाँ से भी आपकी वीडियो देखते हैं साथी, यानी कि मेरे वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच झारखंड वालों को, बिहार वालों को, MP वालों को, UP वालों को, आसाम वालों को, हिमाचल प्रदेश वालों को, जम्मू कश्मीर के वालों को, राजस्थान वालों को, जितने भी आपको वहाँ से देख रहे हो ना, सारों को थैंक यू सो मच साथियों। वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पोमबाज परियोजना जो महानदी पर स्थापित है, जो कर्नाटक में है साथियों। ठीक है ना। फरका परियोजना जो गंगा नदी पर स्थापित है, जो अपने वेस्ट बंगाल में है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल। अब देखते आगे। गंगा सागर परियोजना जो सोन नदी पर स्थापित है, मध्य प्रदेश में है। वाखड़ा नागर परियोजना सतर नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में है। भीम परियोजना जो पावना नदी पर है, जो तेलंगाना में स्थापित है। माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर स्थापित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है। रंजित सागर बांध परियोजना जो रावी नदी पर स्थापित है, जो जम्मू कश्मीर में है। ध्यान से सुनना, रंजीत सिंह हो जाएगा। ठीक है ना। महाराणा प्रताप परियोजना जो चंबल नदी पर स्थापित है, जो हमारे राजस्थान में है, हमारा राजस्थान में है साथियों। अब देखते हैं सतलज परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थापित है, जो जम्मू कश्मीर में है। अब देखते हैं सदा सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थापित है, गुजरात में स्थापित है। पूछा जाता है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, रट देना, समझ लेना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिडरकल परियोजना जो घाटबाद परियोजना में स्थापित है, जो कर्नाटक में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थापित। पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है साथियों। आगे चलते हैं। चलो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं मुख्य क्रांतियां देख लेते हैं, यानी कि कौन सी क्रांति हुई थी ना, जो आपकी वैसी क्रांति नहीं 1857 की क्रांति, वो नहीं, कुछ अलग क्रांति हुई थी साथियों। जैसे दूध उत्पादन में कौन सी क्रांति हुई थी, मत्स्य उत्पादन में कौन सी क्रांति हुई थी, तिलहन उत्पादन में कौन सी क्रांति हुई थी, वह वाली हो जाएगी साथियों। ठीक है ना। शांतिपूर्ण वाली हो जाएगी साथियों, हिंसा वाली नहीं हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नील की क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वह हो जाएगी मत्स्य संघ हो जाएगा। और आपका पूछा जाता है कि दूध उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित हो जाएगी, तो श्वेत क्रांति हो जाएगी। यह आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाते। तीसरा क्वेश्चन मिलान वाला पूछा जाता है, इस प्रकार से मिलान वाला पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन कोड के आधार पर पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। जो मैं ये करा रहा हूँ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है साथियों, वह आपको पता होना चाहिए। और यह आपको पता हो गया ना, तब आपका एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन निकाल सके ना, वह आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, सब कुछ को पता हो जाएगा। अब देखते हैं खाद्य उत्पादन
और इसकी क्रांति हुई थी हरित क्रांति हुई थी। सभी लोग को पता है खाद्य उत्पादन में गेहूं और जौ पर अधिक जोर दिया गया था और उस कारण हरित क्रांति हुई थी। ठीक है, अब देखते दूध उत्पादन, और यह क्रांति हुई थी श्वेत क्रांति हुई थी। मत्स्य उत्पादन जो अपनी नीली क्रांति से संबंधित है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन से संबंधित होते हैं, यानी कि मुर्गियों के द्वारा बार बार अंडा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रजत क्रांति कहते हैं। तिलहन उत्पादन जो अपन पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। बायोडीजल उत्पादन जो अपनी कृष्णा क्रांति से संबंधित हो जाएगा। लाल क्रांति जो मटर व मांस से संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से हो जाएगा साथियों, ध्यान से सुनना, मछली उत्पादन अलग हो जाएगा, झींगा उत्पादन अलग हो जाएगा, मसाला उत्पादन हो जाएगा, बादामी क्रांति हो जाएगा साथियों। और फल उत्पादन हो जाएगा, सुनहरी क्रांति हो जाएगा, सुनहरी क्रांति हो जाएगा। फल कैसे होते हैं, सारे के सारे सुनहरे हुनहरे होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं, इस कारण आप समझ सकते हो सुनहरी क्रांति हो जाएगा। और नदियों को जोड़ने की परियोजना यह हो जाएगी अमृत परियोजना हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, नदियों जब एक नदी दूसरी जब जुड़ती है ना, तब क्या होता है, ज़्यादा पानी होता है जो अपने अधिक अधिक गाँव में सप्लाई होता है, उसे क्या कहते हैं, अमृत की क्रांति कहते हैं। और सीमेंट उत्पादन, और इसे कहते हैं दूषण क्रांति कहते हैं। और आलू उत्पादन, इसे कहते हैं गोल उत्पादन कहते हैं, यानी कि आलू कैसा होता है, गोल मटोल होता है ना, उसे क्या कहते हैं, आलू उत्पादन कहते हैं, यानी कि गोल उत्पादन कहते हैं। आगे चलते हैं, सभी क्रांतियों पर निगरानी करने वाला कौन सी क्रांति हो जाएगी, इंद्रधनुष क्रांति हो जाएगी। समझ सकते हो इंद्रधनुष में कितने होते हैं, रंग होते हैं, 7 होते हैं ना, जो सारे के सारे मिश्रण होते हैं। इसी प्रकार आप समझ सकते हो सभी क्रांतियों पर नजर रखने वाला, ब्यौरा करने वाला कौन सा हो जाए, इंद्रधनुष हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर विकास हेतु कौन सी क्रांति की गई थी, सूर्योदय क्रांति की गई थी साथियों। ठीक है ना, सूर्योदय क्रांति की गई। इलेक्ट्रॉनिक से क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश से क्या होता है, सूर्योदय होता है साथियों। ठीक है ना, आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए। अब देखते हैं जैव तकनीकी, और इसमें क्रांति हुई थी सदाबहार क्रांति हुई थी। शानदार नाम है, सदाबहार जैव क्रांति से संबंधित हो जाएगा। केसर उत्पादन से संबंधित सबसे महंगा हो जाएगा, इस कारण इसे कहते हैं शेपोफोन क्रांति कहते हैं। उरुका उत्पादन यह हो जाएगा ग्रेक क्रांति हो जाएगा। बांस उत्पादन यह हो जाएगा हरित सोना हो जाएगा। ध्यान से सुना, हरा सोना कौन सा हो जाएगा, बांस हो जाएगा, उसी कारण है से हरित, सोना से सोना हो जाएगा। ठीक है ना, हरित क्रांति हो जाएगा। आगे चलते हैं, मोटा अनाज के लिए कौन सी क्रांति हो जाएगी, यह मुक क्रांति हो जाएगी। भिंडी उत्पादन के लिए कौन सी हो जाएगी, परामिन क्रांति हो जाएगी। चाय उत्पादन के लिए हो जाएगी ग्रीन गोल्डन क्रांति हो जाएगी। और खाद्य क्रांति श्रृंखला हो जाएगी 2020 में उत्पादन की 2 गुना करने के लिए किया गया था। और चमड़ा उत्पादन से हो जाएगी खाकी क्रांति हो जाएगी। खाकी उत्पादन कैसे हो जाएगी, चमड़ा हो जाएगा। चमड़ा का रंग कैसा होता है, खाकी होता है, वैसे भी आप पकड़ सकते हो। कपास की क्रांति से संबंधित हो जाएगा वाइट गोल्ड हो जाएगा। और स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो अपने NH क्रांति से संबंधित हो जाए, यानी कि जितने भी आपके रोड होते हैं उसे क्या कहते हैं, NH कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। उनको जोड़ने के लिए कौन सी हुई थी क्रांति, NH क्रांति हुई थी साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं, याद कर देना, गलत मत कर देना साथियों। ठीक है ना, मेहनत कर रहे हो, बड़े शानदार कर देना। अब देखते हैं भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ सभी लोगों को पता है साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी। बिहार की पटना हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी। गोवा की पांडिचेरी हो जाएगी या सॉरी पणजी हो जाएगी। गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी। हरियाणा की चंडीगढ़ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी। झारखंड की रांची हो जाएगी। कर्नाटक की बेंगलुरु हो जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। मध्य प्रदेश की भोपालगढ़ हो जाएगी। महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी। मणिपुर की इम्फा हो जाएगी। मेघालय की शिलोन हो जाएगी। मिजोरम की आइजोल हो जाएगी। नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। और उड़ीसा की भुवनेश्वर हो जाएगी। पंजाब की चंडीगढ़ हो जाएगी। राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। तमिलनाडु की चेन्नई हो जाएगी। तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। उत्तराखंड की देहरादून हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता हो जाएगी। ये सारे के सारे 28 राज्य हो जाएंगे। अब पीछे क्या रह गए, 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश रह गए साथियों।
और ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से यदि आपका क्वेश्चन नहीं पूछे ना तो यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे आपकी हो जाए पांडिचेरी की राजधानी कौन सी हो जाए, पांडिचेरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी हो जाए, ध्यान से सुनना, गर्मियों में श्रीनगर हो जाएगी और सर्दियों में जम्मू हो जाएगी साथियों, यानी कि ये परिवर्तन होती रहती है। लक्षद्वीप की हो जाएगी करावती हो जाएगी, लद्दाख की लेह हो जाएगी, दिल्ली की दिल्ली हो जाएगी, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की हो जाएगी दमन हो जाएगी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आपकी ज़्यादातर पूछी जाती है और ये पोर्ट अब्बास हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों, सही होना चाहिए, ठीक है ना। सही कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ अगर आपको कंटेंट दे रहा हूँ और ये मैं आपको कराऊंगा, कल कराऊंगा साथियों, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबा और छोटा सबसे जो भी है ना वो मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों, जहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक आप देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट है ना शानदार लगा होगा। शानदार लगा है तब आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। जितने भी आपके दोस्त है मित्र है उनको जरूर से जरूर शेयर कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर देना साथियों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आपको पीडीएफ का यदि डेमो देखना है ना तब आप टेलीग्राम में जाना और वहाँ से अगर आप अच्छी तरह से पीडीएफ हमारे जितने भी है ना उनका डेमो अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों, ठीक है ना, जहाँ से आपको सब कुछ और पता चल जाएगा। यदि पीडीएफ यदि आपने डाउनलोड कर दिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो ऊपर मेरे आप देख सकते हो यह है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हर प्रकार से आपकी हेल्प वगैरह की जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब टेलीग्राम में जरूर से जरूर ज्वाइन कर देना। अब 10 लोगों को कम से कम शेयर कर देना, इतना सा छोटा सा काम कर देना, बाकी नोट्स वाला तो काम मैं करता ही रहूँगा साथियों, ठीक है ना। अब मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।